अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के स्टॉक मार्केट के हवाले से। पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस है, सेकंड डे ऑफ द वीक है और कल के दिन हमने देखा था कि मार्केट में थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग नोट था। मार्केट जो है वो थोड़ा सा फर्स्ट डे के हवाले से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल भी इम्पैक्ट था, लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट ने तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब किया और एक अच्छी चेंज, एक कंसोलिडेटेड मार्केट के साथ आगे बढ़ी। तो आज के दिन हम कह सकते हैं तकरीबन 900 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है आज के दिन। साथ साथ मार्केट के नंबर्स अगर हम बात करें इंडेक्स में 1,73,000 का जो लेवल है, यानी कि 1,70,000 का जो लेवल है वो इंटैक्ट दिखाई देता है। यही साइकोलॉजिकल बैरियर है। दिस इज द रीजन कि मार्केट एक अच्छे हम कह सकते हैं जोन में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के हवाले से हम, और 1.5% से ज़ायद इजाफा आज के दिन देखा गया है। साथ साथ आपको बताएं कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की मुलाकात हुई है यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर के साथ, और इस मुलाकात में एक बहुत ही खुशगवार इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्रेड के एस्पेक्ट को, एक्सपोर्ट के नंबर्स को, और ख़ासकर जो हमारी एक्सपोर्ट न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। और आपको बताएं स्किल्स के हवाले से, यानी कि हुनरमंदी और ई कॉमर्स के ज़रिए किस तरीके से अर्निंग की जा सकती है, एक्सपोर्ट में कैसे इजाफा किया जा सकता है, ये ट्रेड मिनिस्टर जाम कमाल साहब का कहना है कि ख़ासकर हम देख रहे हैं चीज़ें बेटर होती जा रही हैं और मज़ीद इसको फाइन ट्यून करने के लिए आईटी सेक्टर को, ई कॉमर्स को स्किल सेट के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आपको बताएं कि थर्ड क्वार्टर में फ्रीलांसर्स की आमदन में तकरीबन 50% इजाफा हुआ है, तकरीबन यानी कि $856 मिलियन का इजाफा। ये नंबर्स जो है वो हमने देखे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जारी किए हैं नंबर, और इन जारी करदा नंबर से वाज़ेह तौर पे ये बात साबित होती है कि हमारी जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, यानी कि फ्रीलांसर्स हैं जो स्किल सेट से कमा रहे हैं, उनकी आमदनी में एक खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेनिंग के हवाले से, और अगर हम देखें थोड़ा सा यंगस्टर्स के हवाले से, तो इसमें इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, न्यू अप्रोच होनी चाहिए, न्यू ट्रेनिंग को जल्दी अडॉप्ट करना है। एआई का दौर है तो एआई को जितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन दिस स्टूडियो, लेकिन उससे पहले हमारे पास मार्केट के नंबर्स मौजूद हैं हाइलाइट्स के हवाले से, वो देखते चलते हैं। आज की जो 100 इंडेक्स हाइलाइट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्मेंस के हवाले से रही, और किस कदर जो हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स के हवाले से चीज़ें हैं वो कैसे सेटल हुई। लेट्स हैव अ लुक। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,72,196.7 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,75,298.11। लोअर वाज 1,72,837.79 एंड फाइनली क्लोजर 1,73,155.79, यानी कि 959.09 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। ये ओवरऑल नंबर्स हैं जो कि हम पॉजिटिव एक ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रहे। वॉल्यूम्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। तमाम लिस्ट जो है पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रही है। सिनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.43 के इजाफे के साथ, 8.1 पे क्लोजर, 83.67 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बैंक ऑफ पंजाब सेकंड स्पॉट पे 0.43 का इजाफा देखा गया, 37.03 पे क्लोजर रहा, 82.48 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL यानी कि 2.87 का अच्छा एक इजाफा देखा गया है, 38.84 पे क्लोजर रहा, 67.57 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL अगेन एक वॉल्यूम लीडर में आज भी दिखाई दे रहे हैं, 0.04 का डिक्लाइन देखा गया, 1.38 पे क्लोजर रहा, 63.94 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली के इलेक्ट्रिक 0.01 का माइनर इजाफा देखा गया, 7.9 पे क्लोजर रहा, 56.31 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज की परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। स्टॉक मार्केट की आप डिटेल्स देख चुके हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है आईटी सेक्टर के हवाले से, जो कि हम देख रहे हैं फ्रीलांसर्स की और स्किल सेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इजाफा देखा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। फिर आते हैं तो ये फर्स्ट सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। फ्रीलांसिंग
न सिर्फ रोजगार का एक मौसर जरिया है बल्कि ये बैरूनी ज़र मुबादला के हुसूल में भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स का किरदार तेजी से मईशत का एक अहम सुतून बनता जा रहा है। वतन अजीज के फ्रीलांसर्स ने माली साल 2025-26 की तीसरी तिमाही तक $856 मिलियन का ज़र मुबादला कमा कर न सिर्फ गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 50% इजाफा किया बल्कि मुल्क की मईशत को भी सहारा दिया। फ्रीलांसर्स की बढ़ती हुई तादाद जो कि तकरीबन 23,70,000 से जायद है, पाकिस्तान को आलमी फ्रीलांसिंग मार्केट में एक नुमाया मुकाम दिला रही है। सरकारी और गैर सरकारी तरबियती प्रोग्रामों के जरिए हर माह हजारों नौजवान इस शोबे में शामिल हो रहे हैं, जिससे बेरोजगारी में कमी और हुनरमंद अफरादी कुव्वत में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ वजारत IT, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और दीगर इदारों की काविशें फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत तेज रफ्तार और बिलातातुल इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाकर जदीद टेक्नोलॉजीज जैसे 5G और सैटेलाइट इंटरनेट मुतारिफ करवाकर फ्रीलांसर्स की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी ला सकती है। फ्रीलांसर्स पाकिस्तान की डिजिटल मईशत के फरोग, रोजगार के मौके बढ़ाने और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए निहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुनासिब हुकूमती पॉलिसियों और सहूलियात के जरिए इस शोबे को मजीद तक़वियत दी जाए तो ये पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। अब बात करते हैं, हम देख रहे हैं तारिक साहब सबसे पहले यहाँ पर कि स्किल सेट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ट्रेनिंग की अगर हम देखें कि पाकिस्तान में एक पेनिट्रेशन देखी गई लास्ट ईयर और उससे पहले इन 2 सालों के अंदर IT सेक्टर के ऊपर बहुत तवज्जो दी गई। यही वजह है कि हमने IT सेक्टर को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखा और अब जो इंटरनेशनल हमारा सिनेरियो है उसको मद्देनजर रखते हुए IT नीड ऑफ द आवर है। तो कैसे देख रहे हैं ये जो हमारा स्किल सेट और फ्रीलांसर्स की जो एक तवज्जो का मरकज़ बन गई है, 50% इजाफा इनकी आमदन में देखा गया। शुक्रिया नताशा, मैं सबसे पहले PTV का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आपने फ्रीलांसर की बात की और IT सेक्टर को फोकस किया आपने, हम तो डे 1 से चैम्बर्स, एसोसिएशंस और फेडरेशन इस चीज़ की डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट से कि हम जितना इस सेक्टर को मजबूत करेंगे उतना फ्यूचर में हमें इसका हमारा जो है वो ज़र मुबादला भी आएगा और हमें इसमें हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि इस वक्त हमें मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसमें जब तक हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हमें जो है वो दुश्वारी आ रही है इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपटीशन में। तो IT का एक मेजर रोल है और आज जैसा आपने फरमाया इनिशियल आपने उसमें कि AI जो है इस वक्त हमारी नीड बन चुकी है और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरफ फोकस करें। हमने गवर्नमेंट से कई दफ़ा मुतालबा किया कि IT पार्क्स बनाए जाएं और जो हमारी यूथ है उनको इस तरफ जो है राग़िब किया जाए और वो जितना हम उनको FPCCI बहुत वोकल रही है हमेशा से, हमने देखा है जी हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ हमने उठाई है, हमारे पैटर्न साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, और कई मीटिंग्स हमने की हैं, फिनांस मिनिस्ट्री में की हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में की हैं और हमने इस तरह की डिमांड भी की है कि IT पार्क्स बनाए जाएं और हमारी यंग जनरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जाए और हम इस सेक्टर को अगर फोकस कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला आ सकता है और हम अपनी एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं चाहे स्टॉक मार्केट्स के हवाले से देखें चाहे हम एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें, जो ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, इसके हवाले से बिजनेस कम्युनिटी भी अपने B2B रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है डे बाय डे। हमने देखा है कि उनके डिफरेंट चेंबर्स में शमूलियत भी हो रही है, डिफरेंट डेलीगेट्स हैं जो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और बिजनेसेस की बातें हो रही हैं। तो अभी के जो एक सिनेरियो है तारिक जदून साहब, आपको कैसा लग रहा है, ये कितना आइडियल है बिजनेसेस के लिए? मैं तो ये समझता हूँ कि मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना ज़रूर समझूंगा कि मैं लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया था तो मैं उस वक्त पुराने पाकिस्तान में था और आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं वाकई एक नए पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। पाकिस्तान बदल गया है और दुनिया एक्नॉलेज कर रही है पाकिस्तान को और जो आपका मौजूदा सिनेरियो जा रहा है, जो इस्लामाबाद के हालात हैं वो आपके सामने हैं। अल्लाह करे कि अगले 2-3 दिनों में अच्छी खबरें बाहर आएँ और इससे हमारे मुल्क के कद काठ में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, हो चुका है और दुनिया दूसरी बार टेबल टॉक्स हो रही हैं। जी दूसरी बार टेबल टॉक इस्लामाबाद होस्ट कर रहा है और मैं इसमें फील्ड मार्शल साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को स्पेशली और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को मैं कहूँगा कि उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है तीनों अशख़ास की और इसमें उन्होंने जितनी दिन रात कोशिश की है और आज हम इस पोजीशन में हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम चीज़ें इंशाल्लाह कंट्रोल में।
राइट अच्छा तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी डिफरेंट एम्बेसडर से मुलाकातें हो रही हैं, या हमने यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर से भी देखा कि उनसे भी मुलाकात हो रही है ताकि बिजनेसेस को मज़ीद बढ़ाया जाए। बीच में एक अजीब किस्म का कुछ रिफ्ट भी आया था, जो कि एक अजीब किस्म की एक पॉलिटिकल हरकत की गई थी, जो कि मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन आप समझ चुके होंगे कि यूरोपियन यूनियन के हवाले से। तो वो सबको ही पता है, सभी जानते हैं, और फिर एफपीसीसीआई ने बयान भी दिया था कि ये कोई ऐसा वो नहीं है कि इनकी जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसके हवाले से कम किया जाए या बंद किया जाए। तो ये ज़रा बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग वोकल रहे, और दूसरा ये कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो यूरोपीय यूनियन में मुलाकात हुई है एम्बेसडर से, वो कितनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के हवाले से? वेल मैं ये समझता हूँ कि फिनांस मिनिस्टर साहब ने ये पिछले हफ्ते तमाम पाकिस्तान भर के चैम्बर्स फेडरेशन को जूम के ऊपर लिया। हालात इस तरह के नहीं थे कि फ़िज़िकली मीटिंग हो सकती। उन्होंने सबके साथ मशावरत की और सबको एतमाद में लिया, और आगे चूँकि बजट भी आने वाला है उसके ऊपर भी मशावरत हुई। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके से आपस में कंसल्टेशन रहनी चाहिए। और ये जो अभी यूरोपीय यूनियन के सफ़ी एम्बेसडर से जो उनकी मीटिंग हुई है, इसको हम खुशाइन समझते हैं। और जहाँ तक तल्लक है जीएसपी प्लस का, वो हम सब ने उसको कंडेम भी किया है और आइंदा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने, हमारी जो इकानमी है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ चली गई थी, मगर जो 3 साल पहले के अगर हम लास्ट आप देखें जो 15 माह की गवर्नमेंट थी, उसमें जो पोजीशन थी उस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है तो आज हम स्टेबल हुए हैं। तो ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए कि अपने एक ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो मुल्की मफाद को दाव पे लगा दें। मुल्क सबसे पहले है, और हम सब हमेशा ये चीज़ कहते हैं और उसको कोट करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो हमें इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नैरेटिव को, और अपने नैरेटिव को पीछे रखना चाहिए। और जब पाकिस्तान की इकानमी फ्लरिश करेगी तो यहाँ की जो हमारी ये 25 करोड़ की आवाम है वो भी उससे भी खुशहाल मुस्तफीद होगी। राइट अच्छा ये भी बताइए कि जिस तरीके से हम ई कॉमर्स के ऊपर अब फोकस कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वहीं हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें पैरेलल दिखाई दे रही हैं कि एक तो डिजिटल वे में, और दूसरा हमारा जो एग्री बेस्ड कंट्री हम हैं तो वो भी हम उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ा सकते हैं दोनों ही सेक्टर में, ये भी बताइए। और दूसरे जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं जाम कमाल साहब, उनका भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में हम ई कॉमर्स को ज़्यादा फ़रोग देंगे ताकि जो डिजिटल वे है वो ज़रा सही से एक्सप्लोर हो सके। देखें इस वक्त जो आपकी क्रॉप आ रही है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड होगी, और जो हमें राइस के सेक्टर में भी काफ़ी बेहतर शहरिये मिले हैं, और हमने इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया है, और हम बेहतरीन कंपटीशन में इस वक्त हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, और हमने यूरोप की मंडी को हमने कवर किया है, और इसमें फेडरेशन ने बड़ा भरपूर रोल प्ले किया है। हमारे पैटर्न चीफ, हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। और हम जब हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, हमें इसके जो हम आईटी को और इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं एक्सपोर्ट को, तो जब हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे, और उनको पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है और उनको इंसेंटिव दे रही है किसानों को, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर में भी काफ़ी बेहतरी आएगी। राइट अच्छा दूसरा ये कि B2B रिलेशंस तो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं, हमारे बांग्लादेश के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेड के एस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा काम उसके ऊपर हो रहा है। तो इस सेंट्रल एशिया की जो अप्रोच है इसको कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से हम बिजनेसेस को बढ़ा सकते हैं? दूसरा हमारे रेमिटेंसेस अच्छे हैं बावजूद इसके कि जंग छिड़ गई थी, बावजूद इसके कि जिस तरीके से खित्ते में और पूरे एक रीजनल जो इश्यूज हो रहे थे जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, उन सबको भी मद्देनजर रखे तो हमारे रेमिटेंसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। $38 बिलियन लास्ट ईयर हुए हैं, तो इस बार भी मंथली जो मंथ ऑन मंथ बेसिस के फिगर्स हैं वो बेहतर हैं। तो आपको क्या लगता है कि रेमिटेंसेस के बराबर हम आ सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए जो जितनी तगदो हो रही है? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ये अल्लाह का ख़ास करम हुआ है कि आपको अगर छोटी मोटी दुश्वारी आई भी थी लाइक यूएई की तरफ से, तो वो अल्लाह ने पूरी कर दी, और हमें सऊदी गवर्नमेंट ने उसको जो है वो तावन किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमारा जो उसमें आना था गैप वो कवर हो गया। आगे तो हमें खुद ही जो है मेहनत करनी है, और हमें जो है ना रेमिटेंस काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, और जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था बाहर की दुनिया में, और ख़ासकर जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको जो नैरेटिव दिया जा रहा था, उन्होंने उस नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। अब वो सिर्फ पाकिस्तान की सोचते हैं इंशाल्लाह। राइट
अच्छा तारिक जतन साहब, ये भी बताएं कि जो अभी बजट आ रहा है, बजट की चीज़ें हैं काफ़ी स्टार्ट हो जाती हैं प्रिपरेशन इसकी, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं और किस तरीके से अभी जो आप एक देख रहे हैं कि कंडूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए या जो हमारे लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस बजट के अंदर क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाए? देखें, हमें सबसे पहले तो एसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है और वो इस पे मेहनत कर रहे हैं और जो हमारी जितनी भी मुल्क भर की एसएमईज़ हैं उनको बेहतर से बेहतर इंसेंटिव देने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बजट में उनको काफ़ी बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। और जहाँ तक तल्लक है बजट का, इसमें एफबीआर, फिनांस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और फेडरेशन, इन सब को मिल बैठ के आपस में ये चीज़ें जो है बिफोर टाइम सेटल करनी चाहिए। लास्ट टाइम भी थोड़ा सा मिसहैप हुआ था और उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ आ गई थी, बजट नामलीज में काफ़ी फ़र्क आ गए थे तो उस पर काफ़ी जो है मसला बना था। तो मैं समझता हूँ कि फिनांस मिनिस्टर साहब जो है वो तमाम फेडरेशन को, चैम्बर्स को, एसोसिएशन को दोबारा एतमाद में लेंगे और इंशाल्लाह पिछले साल की तरह कोई मसला नहीं होगा। और हमें बजट चूँकि सर पे है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि अब हमें अपने रुपये को मुस्तकम करने की ज़रूरत है और हमें अपने इकानमी को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो हमें चीज़ बेहतर होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसएमई सेक्टर को प्रमोट करें, उनको तक़वियत देंगे तो इंशाल्लाह ताला इकानमी ज़्यादा बेहतर होगी। राइट, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो है हमने काफ़ी डिटेल बात की है। साथ साथ तारिक जतन साहब, हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स भी देख चुके हैं जो फ्रीलांसर्स के हवाले से आए हैं, तो ऐसे ही अगर डेली बेसिस पे हमें कोई गुड न्यूज़ आते रहे तो चीज़ें जो है वो काफ़ी बेटर हो सकती हैं। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मैं आखिर में एक चीज़ और मेंशन करूंगा, जैसा कि हारून अख्तर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी हुई है जो सिख यूनिट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, तो मैं चाहूँगा कि वो जल्द अज जल्द अपनी पॉलिसी को अनाउंस करें और हमें जो है ना, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी काफ़ी देर हो गई है, आ जानी चाहिए, उसको आना चाहिए ताकि ये बाम खत्म हो। मच अवेटेड पॉलिसी जिसके लिए काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। वेल, जितना जल्दी आ जाए वो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच तारिक जतन साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल आपने तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं, चाहे हम बात करें अगर एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से या फिर हम बात करें रेमिटेंसेस के हवाले से। तो प्रोग्राम की दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे लेकिन एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के हवाले से। पाकिस्तान एंड सऊदी अरब रिलेशन जहां स्ट्रांग है, वहीं हमने लास्ट वीक देखा था कि $2 बिलियन की ट्रांच आ चुकी थी। अब उसकी दूसरी किस्त जो है वो भी आ चुकी है जो कि $1 बिलियन की है, जो कि $3 बिलियन का जो हमने देखा था कमिटमेंट था सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए, वो फुलफिल हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये नंबर्स रिजर्व्स के हवाले से जारी किए हैं कि ये ट्रांच मौसूल हो चुकी है। ये बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे नेबर्स, हमारे जो एक दोस्त या ब्रदरली कंट्रीज़ हैं वो हमारे से एक फेथफुल हैं, और दूसरा ये कि हमारी एक रिलेशंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। और पाकिस्तान ने चाइना एंड ईरान के ज़रिए तकरीबन मिडिल ईस्ट के लिए ट्रेड कॉरिडोर्स को फाल कर दिया है। और यहाँ पर जो ट्रेड कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं हम जहाँ से, वहीं हम बात कर रहे हैं लैंड रूट्स और बिजनेसेस के हवाले से। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि हम किस तरीके से अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपनी ट्रेड को मज़ीद फुलफिल कर सकते हैं। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने ये जो एक कहते हैं ना टाइमली इनिशिएटिव लिया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से पाकिस्तान मज़ीद एग्जैजरेट कर सकता है। और आपको बताएं कि इन्वेस्टर्स के हवाले से एक भरपूर तलब इनकी जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि FDI में भी इजाफा हो रहा है। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की मार्केट्स पे और बॉन्ड्स पे काफ़ी ट्रस्ट बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यूरो बॉन्ड्स का हजम बढ़ाकर $750 मिलियन कर दिया गया है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा। और SCCP के हवाले से आपको बताएं कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में है और हकीकी मलकियत मालूम
करने के लिए जो इसकी इन्फॉर्मेशन है उसको जमा करवाने के लिए SCCP ने एक रेगुलेट किया है, इसके लिए हिदायत भी जारी की गई है। आज हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को मुमकिन बनाना है और जो खित्ते के अंदर तमाम जो ये अभी जियोपॉलिटिक्स चल रही है इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। सो वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, उनको वेलकम करते चलते हैं। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए साजिद साहब के हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट है, इकोनॉमिक जो हमारी एक ट्रस्ट है पाकिस्तान की मार्केट का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ना सिर्फ हम कहेंगे खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लिए जो एक कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो बढ़ रहा है। तो क्या कहेंगे ये पूरी जो सिचुएशन है, ऑल्दो आप यूएसए की मार्केट्स को भी देखते रहे हैं, आपने देखा है पाकिस्तान के जो डेलीगेशंस जाते हैं वहाँ पर उनको आप वेलकम भी करते रहे हैं, तो ये तमाम जो सर्कमस्टांसेस रहे वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू यहाँ से करना चाहूंगा कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब इस पिछले साल टैंपा फ्लोरिडा में गए और वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेसमैन उनसे खिताब किया और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की तय की जा चुकी है, पाकिस्तान की तरक्की होनी है, हमने खुद डिटरमिन करना है कि वो तरक्की किस तरह होनी है, कितनी स्पीड से होनी है। अब मैं उस स्पीड का अंदाजा आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे ख्याल में एक मास्टर स्ट्रोक जो था वो 10 मई को खेला गया, जिससे आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी सामने आई। अब वो मिलिट्री डिप्लोमेसी किस तरह सामने आई कि एक $8 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री ने 90 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री को चैलेंज करके उन्होंने घुटनों के बल दिया किया। उसके बाद फिर अब मैं उसके बाद का एक नया पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता हूं कि दैट वाज द वो फाउंडेशन ऑफ अ न्यू पाकिस्तान। क्या था? आपने उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है। हमारे फील्ड मार्शल साहब आपकी डिफेंस की प्रोडक्ट को एज ए प्रोडक्ट लेके निकले। बांग्लादेश अब थंडर तैयारों में इंटरेस्टेड है, सूडान तक आप सप्लाई कर रहे हैं। और इस नई सूरत हाल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर जो इसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक्सपर्टीज जो है इनकी ज्यादा जरूरत उनको पड़ेगी। फिर एक नया इस्लामिक नेटो बन रहा है। जो डिफेंस प्रोडक्शन हमारा सेक्टर है इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, और अलोन दिस सेक्टर ये अपने ही बलबूते पे तमाम जो हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो भी जनरेट कर सकता है। नहीं, सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा की ड्राइवर जरूर होगा, जिसने जहां आज हम खड़े हैं, जहां आज आपने सबसे बड़ा दूसरा सेकंड मास्टर स्ट्रोक क्या है कि आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो साबित किया 10 मई को, उसके बाद आज आप रियाज, तेहरान, वाशिंगटन डीसी, बीजिंग को लेकर आप टेबल पे बिठाने की सलाहियत तक पहुंचे हैं। और उसके बाद जो दूसरी अर्ज ये करना चाहूंगा कि वो तो एक फाउंडेशन थी, उसके साथ बाय प्रोडक्ट्स होती हैं। बाय प्रोडक्ट्स आपकी मैं अर्ज करना चाहूंगा, मुझसे जरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ईरान के बाद ईरान के साथ आपका 560 माइल का बॉर्डर है। उसके फवादे क्या होंगे? सस्ता पेट्रोल आएगा, आपकी पाइपलाइन वहां पे रुकी है वो बनेगी। फिर उसके बाद ये होगा कि वहां पे जब प्रॉस्पेरिटी आएगी, माजी में हमारे हुनरमंद, हमारी लेबर वहां जाती थी, जो गल्फ से आगे पीछे अगर डिस्टर्बेंस हुई भी है तो वो वहां जाएंगे। और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग काम क्या होगा कि बलोचिस्तान के अंदर जहां पे आपके चाबहार से आपके पड़ोसी भारत आपको कलभूषण जैसे दहशतगर्द प्रोवाइड करते थे, BLA को ऑक्सीजन देते थे, वो ऑक्सीजन रुकेगी, वहां पे अमन आएगा, वहां पे रिकोडेक के मंसूबे माइनिंग मजीद बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो फाउंडेशन है, लेकिन उसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगी, आपका एतमाद बहाल होगा। मैं दूसरी मिसाल देना चाहूंगा। अब आपके इस ईरान डील के साथ तकरीबन 10 ममालिक के सदूर और वुज़रा आज़म और फरमारवा यहाँ आएंगे, आपकी गुडविल इंप्रूव होगी। आपका देखिए, मैं कोट करना चाहूंगा साजिद साहब, टाइम मैगजीन में। साजिद साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब हम यूएस से रिलेशन और ईरान से रिलेशन जहां मजबूत करा रहे हैं, एज अ मीडिएटर हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे पास जो हमारा एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो कैसे एक्सप्लोर होगा, उसको हम कैसे जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेमिटेंसेज और जो हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है, क्योंकि एज वी आर डूइंग अ बिजनेस शो, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बिजनेस एस्पेक्ट में भी बताएं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, किस तरीके से हम यूएस की मार्केट से जो है वो फायदा उठा सकते हैं, और साथ साथ हमारे लिए ये क्या क्या चीजें होंगी जिससे हम कि अगर हम थोड़ा सा सेंट्रल एशिया की तरफ भी फोकस करें तो हमारे लिए एक्सप्लोर हो सकती हैं। देखें, सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये होगा कि सी पैक जो है वो पाकिस्तान से गुजर के ईरान की तरफ जाएगा।
सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होगा। आप उसके बाद आपकी ट्रैवल आपकी जो ट्रैवल है वो आपका रस जाएगा, आपकी एक पाइपलाइन बनेगी, फिर उसके बाद में आपकी प्रोडक्ट्स जाएंगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। राइट। तो मैं जो समझता हूं, और उसके बाद जिस तरह आप पहले भी अर्ज कर रहे थे कि आपका एतमाद, दुनिया का बायर्स, लोगों का आना जाना पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्ट बढ़ेगा। और दूसरा मैं एक और इम्पैक्ट अभी बताना चाहूंगा। आपके फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब अभी रिसेंट वॉशिंगटन डीसी के दौरे पे थे, और उनकी बड़ी एक मुफस्सल मीटिंग हुई है वहां पे हमारे सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के साथ। तो ये सारी बाय प्रोडक्ट तो आपकी ओरिजिनल देखा जाए तो मिलिट्री डिप्लोमेसी की है। तो मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं कि आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी के साथ आपकी सारा कंट्री जो है इज राइजिंग राइट नाउ। आप देखें माइनिंग, आपकी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, कराची के पास एक बहुत बड़ा एरिया जो है जिसको मुख्तत कर दिया गया है क्रिप्टो माइनिंग के लिए। फिर उसके बाद आप देखिए रिसेंटली आपके 4 जहाज कतर से आ चुके हैं LNG को लेकर, जिससे आपकी लोड शेडिंग कंट्रोल हो रही है। तो ओरिजिनली यू आर डेफिनेटली टुवर्ड्स राइजिंग साइड। और दूसरा इस वक्त जो मैं समझता हूं कि इस नई लीडरशिप ने आपको एतमाद दिया है, आपके यंग नौजवानों को एतमाद दिया है कि वी आर अ नेशन एंड वी कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो मेरे ख्याल में जो हमारे बच्चे जो कि ना उम्मीद थे, उनके अंदर भी उम्मीद की उमंग उभरी है। तो साजिद साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं चंदीराज दहकल साहब। आप प्रेसिडेंट हैं सार्क चेंबर ऑफ कॉमर्स के, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चंदीराज दहकल साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंटरनेशनल एक चेंबर का जॉइंट वेंचर चल रहा है, जिस तरीके से तमाम जो कंट्रीज के चेंबर हैं सार्क ममालिक के, वो सब साथ आ चुके हैं, बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा, या फिर अगर हम बात करें नए बिजनेसेस के हवाले से, B2B रिलेशन के हवाले से, तो क्या आपके माइंड में है किस तरीके से हमारे बिजनेसेस खासकर पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट हो सकती हैं? योर टेक। It's not a joint venture of chambers, but it's a SARC Chamber of Commerce and Industry. Right. Where we are having, annual meeting, and it was a new leadership, taking over time. So it's a apex chamber organization of the 8 countries of the South Asia. Our objective from the day of this is an Urdu show. If you can speak Urdu, you can speak Urdu. No. I can understand, but I can speak okay, that's very okay. clearly. That's fine. I feel comfortable in English. Okay. Carry on, please. So, yeah, this is, our objective to establish this chamber was to make border-free trade and connectivity and develop the strong business line within the SARC region. And initial days, we have achieved some of the goal also. We the target, whatever was there, we have achieved. But lately, the political region between India and Pakistan, so there was some constraints, some challenges. But we are trying to, address these challenges and to convert it for the opportunity. So we are the Pakistan. They have organized it in a very professional manner. And I've been discussing with the leader of the business community here, the FPCCI, Islamabad Chambers, and some diplomats, the government of Pakistan, the minister was there in our program. So, Nepal and India meet, I'm from Nepal. So Nepal and Pakistan is maintaining the bilateral understanding since long with a very good way. So we have a same spirit, and we'd like to bring all the 7-8 countries on board and to address or to work together for tap and untap area. Today's, strength of the country is the economy. So we need to generate employment. We need to develop the infrastructure. Well, best of luck. You are creating a bridge between countries. Well, thank you so much for your time. I know that you are going to. So best of luck for the future ahead to continue bridging the countries.
थैंक यू सो मच चंदी राज दहकल साहब, आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी बात करते हैं। साजिद तारड़ साहब, हम इन्वेस्टर्स के हवाले से भी बात करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देखते हैं, खासकर जब हम FDI के हवाले से बात कर रहे हैं? हमने SIFC की कोशिशें देखी हैं, हमने ये देखा है कि किस तरीके से रीजन के अंदर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे SIFC ने ये कोशिश की है कि FDI को अप्रोच किया जाए, FDI हमारे मुल्क में आए। तो खासकर US के साथ आप कैसे देखते हैं ये रिलेशंस, और साथ साथ जो कि हम देख रहे हैं इस खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान के ट्रस्ट के हवाले से या पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से आपने बात की है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है, तो इस पर्सपेक्टिव में भी बताइएगा कि SIFC का रोल कितना मजबूत रहा? मेरे ख्याल में काफी कोशिशें की गई हैं। हम एटलीस्ट पिछले 2 साल पहले जहां पाकिस्तान पहुंचा था, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान शायद बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, श्रीलंका बन जाएगा, तो आप उन हालात से तो आज बहुत बेहतर हैं। आप देखें, सबसे बड़े एक अचीवमेंट नहीं है, कई अचीवमेंट्स हैं। आप PIA देख लें, आपने डॉलर को कंट्रोल करके रखा है, और उसके बाद आप देखें कि इस वक्त आपने मेरा मकसद, और फॉरेन रेमिटेंस की आप अर्लियर बात कर रही थी, वो ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के नंबर आपने कंट्रोल किए बहुत। आपने यू हैव ट्रेवल्ड अ लॉट, मैटर ऑफ फैक्ट। आप कंप्लीटली इन आइसोलेशन थे आज से 2 साल पहले, और अब आप हालात देखिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंटें भी आ रही हैं। रिकोडेक के प्रोजेक्ट जो है कई जो है वो शुरू हो चुके हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये कॉन्फिडेंस मजीद बिल्ड होता जाएगा। अमेरिका के साथ रिलेशनशिप, फिर चाइना का आपके साथ ट्रस्ट होना, आपका मेरे ख्याल में स्काई इज द लिमिट। डोर्स हैव ओपन्ड अप, यू हैव बिकम अ रीजनल पावर। और जो आपने रीब्रांडिंग की है पाकिस्तान की टू अ पीस ब्रोकर इन दिस रीजन, तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ आप, और दूसरा अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशनशिप, क्योंकि वहां से दहशतगर्दी रुकेगी जिसका आपने काफी हद तक सद्देबाब किया है, तो ईरान, अफगानिस्तान, चाइना के दरमियान और ईस्टर्न एशिया के साथ आपके उन स्टेट्स के साथ, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अब आगे आपके यू हैव अपॉर्चुनिटीज कमिंग लेफ्ट एंड राइट टू यू, मैटर ऑफ फैक्ट। और सबसे ज्यादा जरूरी यही होगा कि एक्सपोर्ट पे तवज्जो दी जाए, और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपके लोगों का आना जाना शुरू होगा, लोग आएंगे, आपकी टूरिज्म डेवलप होगा, आपकी प्रोडक्ट्स देखी जाएगी। वैसे जाती तौर पे मैं बताऊं, मैं खुद बहुत ट्रैवल करता हूं। पाकिस्तान जैसा कंट्री मैंने आज तक नहीं देखा। 4 सूबे, 4 मुख्तलिफ ज़बानें, 4 डिफरेंट कल्चर, चारों मौसम वहां पे, और फिर उसके बाद चीजें असेंबल करने के लिए प्रोडक्ट्स। और इस वक्त बिलखसूस आपकी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका सियासी और अस्करी हुकूमत का आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन। ये बहुत कमाल की दिखाई देती है, राइट? इट्स अमेजिंग। मैं जिस तरह बता रहा हूं आपको कि जो सेंचुरी ऑफ द डील आपके हमारे वतन अजीज के अंदर साइन हो रही है, यू आर मेकिंग अ हिस्ट्री। तो ऑल ऑफ अस वी आर सो प्राउड ऑफ दिस मोमेंट जो हमारा अभी इसी हफ्ते के अंदर आएगा। और आप देखेंगे कि बिजनेस भी इसमें इंप्रूव होगा, बैंकिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों को आना जाना होगा, इंपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, डॉलर मजीद आपकी करेंसी मजीद स्ट्रांग होगी, और आप देखेंगे कि फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। राइट साजिद साहब, हमने देखा जितनी अभी मीटिंग्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस में गए, अभी हमने तुर्किया में भी देखा, और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब की और फील्ड मार्शल साहब की बॉडी लैंग्वेज होती है, कॉन्फिडेंटली वो बात करते हैं, और एक मीडिएटर के तौर पे वाकई ऐसा लगता है कि वो तमाम चीज़ें सॉल्व करवा लेंगे। तो इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं? दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर की हमेशा बात करते हैं। माइनिंग सेक्टर में एक इंटरेस्ट US का हमेशा से ही है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? किस तरीके से आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि हम ये मार्केट या ये जो सेक्टर है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि जब हमारे फील्ड मार्शल साहब टेम्पा में थे, तो उन्होंने विजन 2030 और 2047 रखा था कि किस तरीके से हम G10 कंट्रीज का हिस्सा बनेंगे, और वहां से हमारी तरक्की आगे मजीद बढ़ती जाएगी G20 से G10 तक। तो उसके पीछे उन्होंने सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर फोकस किया था, और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के ऊपर उन्होंने क्रिप्टो की माइनिंग की तरफ थी उस वक्त तक अभी कई चीजें पाइपलाइन के अंदर मौजूद थी। और मैं समझता हूँ कि आज आप सर्कमस्टांसेस वी हैव इवन देन ट्रैवल फर्दर मोर इनटू इट। ईरान की सिचुएशन उस वक्त सामने नहीं थी, तो ईरान का कॉरिडोर, ईरान का ओपन होना
آپ کے ساتھ ریلیشنشپ آپ بلڈ ہونے, وہ ایک نئی اپرچونٹی جو آپ کے دروازے پر, پھر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے افغانستان کے اندر جا کے آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں, جس طرح میں آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایران, افغانستان اور چائنا اور دوسرے جو ایشین کنٹریز ہیں, ازبکستان, تاجکستان, تو آپ کی یہ ساری اپرچونٹیز آ رہی ہیں کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی ان ممالک کے اندر. رائٹ. اور اگر ہم تھوڑا سا اس اسپیکٹ میں دیکھیں کہ جو اپرچونٹیز ہمارے پاس بانڈز کی صورت میں آئی ہے, ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ انویسٹرز جو ہے وہ پاکستان کے یورو بانڈ میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. خاص کر ہم نے اس کا جو ایک حجم ہے وہ بھی بڑھا کر $750 ملین کر دیا ہے. تو بانڈ مارکیٹ کو اور ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں, جو پاکستان کی اب بانڈز کے حوالے سے پینڈا بانڈ بھی ہم لانچ کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ ہم نے دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستانی بانڈز پہ اپنا ٹرسٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں. دیکھیں, اس وقت میں نے جس طرح کہا ہے کہ آپ کا جو انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس کے اوپر آپ کا اعتماد, آپ کا ٹرسٹ, کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, اور بانڈ کی شکل کی اسی طرح کی کئی اور پروڈکٹ ابھی آئیں گی فیوچر میں. آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل کئی فائنینشیل جو پروڈکٹس ہیں کئی مزید بڑھیں گی, کئی آپ آتے دیکھیں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا قدم ہے جو ابھی ریسنٹ اٹھایا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ مزید انٹرنیشنل پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان آئیں گی اور اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے Pakistan is rising, is unstoppable at the moment. رائٹ. ویل تھینک یو سو مچ ساجد صاحب, ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسس کیا, اور ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اسکائی از دا لمٹ, کیونکہ اب پاکستان کے لیے اپرچونٹیز ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. اگر ہم اس سرکمسٹانسز کے اندر دیکھیں, یا ہم بات کریں کہ جس طریقے سے پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی یا فریم ورک بنایا, ریفارمز کو اڈاپٹ کیا, اور کس طریقے سے پاکستان نے اپنی چیزوں کو الائن کیا, کیونکہ واقعی 2 سے 3 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفالٹ کے خطرات واضح طور پہ تھے, ایل سیز نہیں اوپن ہو رہی تھی, اور آج الحمدللہ یہ وقت ہے کہ پاکستان اب ایک پوری دنیا کی پاورز کے ساتھ میڈیٹر کے طور پر بات کر رہا ہے. سو ڈیٹیلز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, کچھ اور ڈیٹیلز بھی موجود ہیں اپڈیٹس کے حوالے سے. کموڈیٹیز دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں کیا اپڈیٹس ہیں, دیکھتے ہیں. کموڈیٹیز میں سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز 5,01,450 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 4,30,369 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پرونز 4,800.1, آئل WTI پر بیرل $86.43, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $94.18. آپ دیکھ سکتے ہیں آئل پرائسز میں ایک فلکچویشن دیکھی گئی ہے, تھوڑی سی اپورڈ جا رہا ہے برنٹ, اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گولڈ کے حوالے سے تو تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھا گیا, جس کا امپیکٹ آف کورس لوکل مارکیٹ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ 5,01,000 اینڈ دیر اباؤٹ پوائنٹس جو ہے نا وہ دیکھے گئے. ہمارے پاس کچھ اور اپڈیٹس بھی موجود ہیں کرنسی کے حوالے سے, لیٹس ہیو اے لک. کرنسی ریٹس میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 329.47, سیلنگ واز 330.06. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 378.24, سیلنگ واز 378.91. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 278.8, سیلنگ واز 279.3. اینڈ لاسٹلی چائنیز آن بائنگ رہی 41.06, سیلنگ واز 41.13. نیکسٹلی جی سی سی کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھتے چلتے ہیں. سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 74.6, سیلنگ واز 74.73. نیکسٹلی یو اے درہم بائنگ رہی 76.18, سیلنگ واز 76.31. قطری ریال بائنگ رہی 76.9, سیلنگ واز 77.04. اینڈ لاسٹلی کویتی دینار بائنگ رہی 913.48, سیلنگ واز 915.29. یہ تھے آج کی کرنسی اپڈیٹس. ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا کرنسی فلکچویشن بھی دیکھی جا رہی ہے, ڈالر پھر ڈپریشیٹ کر رہا ہے روپی کے اگینسٹ, اور روپی 278 اینڈ دیر اباؤٹ نمبرز دکھائی دے رہے ہیں. اٹ مینس کہ کرنسی جیسے جیسے بیٹر ہوگی, جیسے جیسے مستحکم ہوگی, اتنا ہی ہمارے ایکسپورٹ کے نمبرز اور امپورٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بیٹر ہوں گی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.